वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अपने स्टूडियो में नहीं हूँ तो लेकिन हमारा जो प्रॉमिस था कि हर हफ्ते इस वीकली अपडेट को आना है और इसमें मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके अंदर न्यूज़ गैदर हो जाती है। न्यूज़ आप पढ़ ही रहे होते हैं, चाहे एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, चाहे वैसे वेबसाइट्स के ऊपर हो। बट उसको थोड़ा-सा डिग आउट करने के लिए आपको खुद भी कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमको जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी उसको जब डीप डाउन जाके देखा तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। So this is a weekly update for all the news अराउंड द वर्ल्ड और आपकी इन्वेस्टमेंट्स उससे किस तरह इम्पैक्ट कर सकती हैं। मेरे साथ यासीन होते हैं। यासीन, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक वली कैसे हैं आप? ए वन ज़बरदस्त। तो वली आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी जो है क्रिएट कर लिए थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आपने मुझे बताया था कि यूएई में सॉरी यूएस में जो है वो रेमिटेंस टैक्स आने वाला है। तो अच्छा ये हुँ। मुझे पता नहीं था, ये अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, तुमने मुझे बताया। तो थोड़ा-सा बताओ ऑडियंस से कि भई ये रेमिटेंस टैक्स क्या है और कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो कौन लोग हैं जो इससे जो है अफ़ेक्टेड होंगे? अच्छा, ये रेमिटेंस टैक्स जो है ये बेसिकली इवन यूएई के अंदर और इस रीजन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ ने काफ़ी दफ़ा पिच इन किया है, बट वो बैक ऑफ हो गए हैं उससे क्योंकि ऑफ कोर्स आसान काम तो नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना तो आसान काम है, बट उसका रिpercussion ज़्यादा होता है। बट यूएस के अंदर अगेन ट्रम्प इज़ बीइंग ट्रम्प, तो उसने जो है ना इस तरह इस चीज़ को लेकर आया है। आई थिंक ये बिग ब्यूटीफुल बिल का पार्ट है, बट आई एम नॉट श्योर। मतलब ये रिकमेंडेशंस के अंदर है और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब ये रिकमेंड हुआ था आज से कोई 1 डेढ़ हफ्ते 1 डेढ़ महीने पहले, उस टाइम पर इसको कहा था कि 5% होगा रेमिटेंस का। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे थे तो उसको थोड़ा-सा रिसर्च करा तो पता चला 5% से 3.5% कर दिया है। सो थोड़ा-सा कम कर दिया है। तो इट हुँ। मीन्स कि अभी भी ज़िंदा है ये। और ये किस पे इम्प्लीमेंट होगा? ये वो लोग जो कि यूएस के अंदर रहते हैं और अपनी रेमिटेंस बाहर भेजते हैं यूएस से, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और यूएस सिटिज़न्स पे नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग इससे बचे रहेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हों, चाहे वो इवन टूरिस्ट्स हों या लेट्स से नॉन लाइक इल्लीगल इमिग्रेंट्स हों। क्योंकि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को भी यूएस के अंदर आप वो कहते हैं ना कि आप भाई ठीक है इल्लीगल इमिग्रेंट है लेकिन टैक्स तो आपको फिर भी देना है। तो वो हो कोई भी हो, उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा 3.5। अब अगर 3.5% को भी देखें, 5% को हटा के 3.5% को भी देखें, तो 3.5% इज़ अ बिग नंबर। अगर कोई इंडिया लेट्स से यूएस में काम कर रहा है और बहुत सारे लोग पैसे भेज रहे होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में, उन लोगों को अगर $1,00,000 भेज रहे हैं तो $3,500 आपके टैक्स इम्प्लीमेंट होगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ को जाएगा। अब 3.5% देखा जाए तो अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ये 4-5 महीने, 6 महीने की आपकी रिटर्न्स है, जो कि आपके पैसों के ऊपर आ सकता है। अगर 8% 9% का रिटर्न, लेट्स से 10% का रिटर्न आपने 1 साल में लिया, तो 6 महीने का रिटर्न उसका जो है वो ऑलमोस्ट कोई लेट्स से 4% 8% के ऊपर 4% के करीब बन जाएगा। तो इट्स अ बिग नंबर। तो बिल्कुल। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हिट कर सकता है। बट अगेन ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, तो वो तो उसने इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर वो पास हो जाता है हुँ। ये, तो फिर ये होगा और फिर लोगों को अगेन पॉइंट वही है कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो हमने पाकिस्तान में भी देखा है ये। पाकिस्तान के अंदर ठीक है वो रिवर्स फॉर्मेट के अंदर आता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप पैसे बाहर नहीं भेज सकते पाकिस्तान से, भेज ही नहीं सकते ना। टैक्स तो अलग बात है। बहुत सारे लोग बाय द हाँ। वे पाकिस्तान से पैसे भेजना चाहते हैं और टैक्स देना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि यार लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और मुझे दुबई भेजना है और मुझसे कोई बोले भाई 5% का गवर्नमेंट टैक्स लेगी, मैं खुशी-खुशी भेज दूँगा। 95 लाख मेरे चले जाएँगे, 5 लाख मैं जो है ना गवर्नमेंट को दे दूँगा। बट अगर मुझसे कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है किस तरह लोग भेजते हैं सबको पता है, कि वो किस तरह से भेज हुँ। रहे होते हैं। इसी तरह से यूएस कैपिटल में भी होगा। हाँ, कैपिटल कंट्रोल्स तो बहुत एक कॉमन सी चीज़ है और जब कभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन किसी भी कंट्री खराब होती है तो सबसे पहले वो कैपिटल कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करते हैं और पाकिस्तान में हो चुका है पहले भी। और यूएस इतनी बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि दुनिया भर से इमिग्रेंट्स वहाँ आते हैं काम करने के लिए, तो उनको पता है कि वो तमाम इमिग्रेंट्स जो हैं वो बैक होम पैसे भेजते हैं। अगर आप रेगुलर पैसे भेज रहे हैं अपने खर्चे के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए, तो फिर तो वो इतना बॉदर नहीं करेगा। लेकिन अगेन अगर आपने बड़ी परचेज़ करनी है, कोई घर खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको तो बड़ी परचेज़ के लिए आपको अमाउंट भेजनी पड़ेगी, लाख 2 लाख डॉलर। उस पे फिर वो काफ़ी ठीक-ठाक हैवी अमाउंट बन जाती है ना। लेट्स से अगर आपने $200,000 भेजना है, जो कि एक अगर आपने डिसेंट साइज़ घर खरीदना है इंडिया में या पाकिस्तान में, तो बड़ी कॉमन सी अमाउंट है ये। तो उस पे अगर आपको 5 6,000 या $7,000 सिर्फ टैक्स देना पड़ जाए, दैट्स ह्यूज। अगर आप उसको उस स्केल में अगर देखते हैं। तो खैर देखते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा ऑफ कोर्स। फिर लोग जो है दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हुंडी हो या क्रिप्टो हो। फिर वो यहाँ से जो लीगल वे है भेजने का, वो शायद वहाँ से उनको दूसरे तरीके उनको नज़र आए।
अच्छा ख़ैर आगे चलते हैं अली, तुमने मुझे बताया था कि बल्कि हमने हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई ओमान जो है वो इनकम टैक्स लेके आने वाला है। और फिर मैंने बताया था कि ओमान का ऑलरेडी जो है वो रेंटल टैक्स मौजूद है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदते हैं एज़ अ फॉरेनर, और अगर आप रेंट पे देते हैं तो आपको मेरे ख्याल में 15% शायद रेंटल टैक्स है, 15 या 5% है, आई हैव टू चेक। लेकिन वो तो ऑलरेडी है रेंटल प्रॉपर्टी पे टैक्स। आई थिंक रेंटल प्रॉपर्टी पे अगर आप नॉन रेजिडेंट ओमानी हैं, आई मीन नॉन रेजिडेंट हैं, और आप अगर आप एक्सपैट बीइंग रेजिडेंट अगर लेते हैं प्रॉपर्टी और रेंटल लेते हैं तो शायद उस पे रेंटल पे टैक्स नहीं है। बट अगर आप लेट्स से मैं यूएई में हूँ और कोई ओमान की प्रॉपर्टी लेता हूँ और उस पे रेंटल आता है तो 15% टैक्स है उसके ऊपर। जो कि ठीक ठाक है। हाँ, जो हाँ, कि बड़ी अमाउंट है, राइट। बिल्कुल। खैर वो रेंट के ऊपर है, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल के ऊपर नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड अमाउंट। हाँ, तो फिर आपके वो कैश फ्लो को हर्ट करेगी ना, अगर आपने लिया ही यस। इसी नियत से है कि भाई मैंने कैश फ्लो जनरेट करना है वहाँ से, हुँ, तो ऑफ कोर्स हुँ। 15% तो चले गया फिर वो। यस, यस। हुँ, अच्छा, अभी जो बात हुई है और अब मैंने 1 साल पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी। कुछ मैंने टाइटल थंबनेल इस तरह का रख दिया था कि लोग जो हैं उसको वो उन्होंने कहा कि आपने क्लिकबेट बनाया था इसको, क्योंकि मैंने यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मार्क कर दिया था। उसमें कोई क्लिकबेट की बात नहीं थी, अब ये होने वाला है, आगे भी कहीं न कहीं नज़र आएगा हमको। चीज़ें चेंज हो रही हैं और देयर इज़ नो फ्री लंच एज़ एज़ वी से। तो वो इसके अंदर ओमान ने ये डिसाइड किया है कि भई अभी वो टैक्स लगा रहे हैं, बट एज़ विद ऑल द टैक्सेस जब सही तरह से इम्प्लीमेंट होता है, कोई सही दिमाग के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले वो ट्राई करते हैं टैक्स नेट में लाने की। मैं अभी यूएई की भी बात करूँगा इन्फ्लुएंसर लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर भी उन्होंने उसी तरह से काम किया है। बट अगर ओमान की बात करें तो ये ट्रम्प जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता कि आप डायरेक्ट 5% का टैक्स आपने लगा दिया, तो बाद में आपको रिट्रैक करना पड़ा और हो सकता है बाद में और रिट्रैक्ट करें, और ये हुँ, कोई मतलब समझ में भी ना आने वाली बात है। बट ओमान ने जिस तरह से किया है, उन्होंने उसको मेरे ख्याल से टू मेक थिंग्स डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि जो उन्होंने थ्रेशोल्ड्स रखे हैं वो बहुत हाई हैं। यानी कि अगर आपकी मैं दिरहम टर्म्स में बात करूँ तो अगर 40-42,000 दिरहम्स पर मंथ की सैलरी है, उससे ऊपर के ऊपर उसके ऊपर आपके जो भी अमाउंट होगी उस पे 5% का टैक्स लगेगा। सो ये एक तो एलिटिस्ट ऑफ द एलिटिस्ट का जो है उसके अंदर फॉल करेंगे। आई बड़ी थिंक कोई बड़ी मछली पे हाथ डाल रहे हैं पहले। हाँ, एक तो बड़ी हुँ, मछली पे हाथ डाल रहे हैं, प्लस ये कि उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है ना, टैक्स जहाँ पर टैक्स होता है उस उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस। तो इवन मैंने देखा था उसमें कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हैं वो उस तरह की चीज़ों को डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर, बट उस तरह हुँ, की चीज़ें आ रही थी। तो चलें वर्स्ट कम वर्स्ट 2028 से आपको ओमान में रहते हुए अगर आप 40,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी के ऊपर हैं, तो आपको अब ओवर एंड अबव 40,000 दिरहम जो भी अमाउंट ले रहे हैं, उस पे 5% का टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स होगा। ये कोई और टैक्स नहीं है, ये प्रॉपर इनकम टैक्स होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को आई थिंक नेट में लाने के लिए और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की, और इवेंचुअली आगे जाकर शायद और भी चीज़ें आएँ, लेकिन फिलहाल तो इस तरह की बात है। बाकी कंट्रीज़ हुँ, भी जो है ना उसको आई एम श्योर जब एक दफ़ा ओमान में होगा इम्प्लीमेंट, जैसे हमने वैट में देखा था, वैट में भी एक कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया था, बाकियों ने इम्प्लीमेंट किया था, बाकियों ने उसके रेट्स डिफरेंट कर दिए थे। जैसे यूएई में 5% का वैट है, ओमान में आई एम नॉट श्योर 5% का है शायद, लेकिन सऊदी में 15% का वैट है। तो हर हुँ। मुल्क अपना अलग-अलग थ्रेशोल्ड सेट कर सकता है, बट जीसीसी कंट्री में एक दफ़ा किसी एक मुल्क ने लेकर आया तो वो इवेंचुअली नॉट नाउ मे बी आफ्टर अ डेकेड, मे बी 5 इयर्स लेटर हाँ, ऑन कहीं न कहीं आएगा। वो चीज़ इवेंचुअली होगी, क्योंकि मैं और मोहसिन भाई अक्सर इस पे बात करते हैं, हमारी काफ़ी सारी पॉडकास्ट हैं जीसीसी की रियल एस्टेट मार्केट पे। तो हम ये बात करते हैं कि भाई जो ऑयल की डिपेंडेंसी है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है। और आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि इस तरह की चीज़ें आएँगी, चाहे वो दुबई से आएँ, सऊदी से आएँ, ओमान से आएँ, उन सब का एक ही सिचुएशन है, और वो सब मिलके एक ही तरह की पॉलिसीज़ बनाएँगे, क्योंकि जो पिछले 50-60 साल का अरसा गुज़रा जिसमें उन्होंने ऑयल की जो जो रिचनेस है वो उन्होंने एन्जॉय की है, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना डेविएट होगी वहाँ से। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको अपना टैक्स कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके 2-4 ही होते हैं, आप या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँ, या टूरिज़्म बढ़ाएँ, या फिर आप वहाँ से टैक्स जनरेट करें। तो ये अब हमें नज़र आएगा कि इस तरह की पॉलिसीज़ आएँगी, और आहिस्ता-आहिस्ता वो स्लोली जो है ना ग्रेजुअली उन टैक्स के जो रेशियोज़ हैं उसको भी बढ़ाएँगे भी। अभी उन्होंने हो सकता है 5% से स्टार्ट किया हो। आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड कि आफ्टर 10 इयर्स वो 15% हो जाए या 20% हो जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड। तो आई थिंक ये चीज़ें होंगी, और लोगों को इस पे हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। क्योंकि इकॉनमी में ऐसा होता है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी एक चीज़ पे जो है वो थी, अब वो जा रही है, तो ऑफ कोर्स उनको दूसरा रास्ता जो है वो ढूँढना पड़ेगा। हुँ, बिल्कुल और यहाँ पर अभी ऑलरेडी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले इनफैक्ट अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो सऊदी से आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार वहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें। रियाद के अंदर आपको अगर कोई अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो आपको सेम काइंड ऑफ अगर आप फैसिलिटीज़ देखना चाहते हैं जो दुबई में आप देख रहे हैं, आपको सेम रेट्स मिलेंगे। इनफैक्ट रियाद थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो गया है, इनफैक्ट और ज़्यादा दुबई से भी एक्सपेंसिव हो गया है। और प्लस ये कि वो जो वहाँ पर उन्होंने डिपेंडेंट्स का टैक्स लगाया, आई डोंट नो यू नो दैट
कि अगर सऊदी में अपनी फैमिली आप रखते हैं तो उस पे भी एक टैक्स है। अब तुम्हें आइडिया है वो तो इसका? उस पे है ना, रिन्यूअल के ऊपर, अगर आपने नहीं, 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 वीज़ा नहीं, रिन्यू नहीं। कराना है। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, रिन्यूअल उसके तो एडिशन में है। हाँ। वीज़ा तो रिन्यू तो आपको कराना ही है ना, वो तो उसका तो एक अमाउंट है। बट हुँ। सऊदी एक वो तो यूएई में भी है, अगर आप फैमिली रखते हैं, फैमिली को जब भी आप रखेंगे तो आपको हर इंडिविजुअल को जब वीज़ा निकालते हैं तो उसपे एक अमाउंट लगती है। वो इट्स नथिंग ऑफ अ सरप्राइज़। बट सऊदी में डिपेंडेंट टैक्स कहलाता है वो, तो और वो बहुत हुँ। ज़्यादा है। और इसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ से छोड़ के गए, अपनी फैमिलियों को वापस भेज दिया पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी थे, और उसमें इतनी बड़ी अमाउंट है वो कि पर डिपेंडेंट आई थिंक 500 दिरहम्स है या रियाल्स है। सो पर मंथ। पर सो मंथ? ओहो! पर मंथ, सो अगर आप इमेजिन हुँ। करें, इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ 5, लेट्स से आपके डिपेंडेंट 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के 2000 दिरहम रियाल बन जाते हैं, और तो 2000 ठीक-ठाक रियाल है। मल्टीप्लाई हुँ। बाय 12, तो हुँ। 24,000 रियाल तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फैमिली डिपेंडेंट फीस है। ऑन टॉप इतने ऑफ का तो दैट, एक छोटा स्टूडियो आ जाता है यार, अगर कोई किराए पे लेना चाहे। हाँ, किराए पे लेना चाहिए। हाँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप इसके बाद अगर बात करेंगे, फ़र्ज़ करें लेट्स से ऑफ़ कोर्स वीज़ा की कॉस्ट अलग है, तो वो तो अलग है ही। प्लस ये हुँ। कि उसके अंदर इंश्योरेंस अलग है। अब इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, बट ये जो डिपेंडेंट टैक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ नहीं प्रोवाइड करती। मतलब मैंने अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को भी देखा है जिन्होंने नहीं प्रोवाइड किया इस चीज़ को। तो इसलिए ये इस तरह के टैक्सेस तो ऑलरेडी हैं, या इस तरह के एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पर अगेन मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो यूके में भी होता है, तो उसने बताया कि यार सऊदी अब इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वहाँ पर पार्किंग के ऊपर भी मतलब पेड पार्किंग आ गई है। मैंने कहा यार, वो तो तुम इतनी बात ना करो, दुबई में भी कुछ जगह ऐसी हो गई हैं जहाँ 25 दिरहम्स पर आवर की पार्किंग आ गई है। तो आप हुँ। उसको नाइट्स ब्रिज वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं कि अब उस तरह की, उस लेवल की, उतना तो नहीं, बट स्टिल इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ इन दुबई टू पार्क एज़ वेल, कि हाफ एन आवर के 4 दिरहम और 1 आवर के 8 दिरहम, इस तरह की नॉर्मल किसी की पार्किंग आपको मिलती है। सो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं, तो जब भी लोग रह रहे हैं, फिर वही बात है कि अगर लोगों को समझ नहीं आता तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। अभी तक तो इस हुँ। तरह की सिचुएशन नहीं है। जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो लोग वाक़ई छोड़ के गए हैं। सो सो या दिस इज़ हाँ, टैक्सेस नहीं आर अ कुछ रियलिटी जो कि इवेंचुअली आएँगी, क्योंकि टैक्सेस से अभी, जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। दुबई में अभी तक कुछ अर्से पहले तक मॉल्स के अंदर आप पार्किंग करने जाते थे, अब ये एलियन कॉन्सेप्ट था कि मॉल के अंदर पार्क करने जा रहे हैं आप गाड़ी, तो उसपे कोई पैसे लगेंगे, कोई फ़ी होगी। जबकि मैंने यूके में आज से 20-25 साल पहले देखा था, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 25 साल पहले देखा था कि मॉल्स के अंदर पार्क करने पे आपको पैसे देने पड़ते थे, 25 साल पहले भी। दुबई में ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब तो बड़ा सीमलेस हो गया कि आप सालिक का टैग होगा आपका, आप गाड़ी के अंदर अंदर जाएगी गाड़ी, और वो रिकॉर्डिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो आप जैसे ही निकलेंगे तो ऑटोमैटिकली पे हो चुका होगा। तो कहीं हुँ। कम, कहीं ज़्यादा, लेकिन वो मॉल्स की पार्किंग के अंदर भी वो, तो ये हर तरह से इस तरह की कॉस्ट आ रही है जो कि आप फ़ोरसी कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा ना हो कि ये इनकी पॉलिसीज़ ओवरकिल हो जाएँ, यानी कि उनका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि भाई टूरिज़्म को बढ़ाया जाए, लोगों को बुलाया जाए, ताकि जो दुबई का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, वो चलता रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो उसको ओवरकिल लेवल पे ले जाएँ टैक्सेस को, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि फिर वो जो बैकफायर कर जाए। तो आई थिंक इट्स इट्स इंटरेस्टिंग टू ऑब्ज़र्व कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो क्या करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इनको थोड़ा-सा जो है ना हल्का रखना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि लोग जो है फिर भागना शुरू हो जाएँ। असल में देखो, वो जिनको एक्चुअल में वो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। तो वो तो इन एनी केस आएँगे। मतलब हुँ। जिस बंदे को अब फिर टैक्सेशन के अंदर भी तुम देखते हैं ना कि यूके में टैक्सेशन को देखें, तो आप चाहे 100,000 पाउंड बना रहे हो या 2 लाख पाउंड बना रहे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का टैक्स लग रहा होता है। बट अगर वही काम आप दुबई में आके करते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है टैक्स के अंदर। सो उन हुँ। लोगों के लिए तो फ़ायदा होगा। बट एट द सेम हाँ। टाइम आई थिंक देयर इज़ अ रियलाइज़ेशन इन अथॉरिटीज़ इन दुबई एज़ वेल, कि आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर के लोगों को टारगेट करें, क्योंकि जो नीचे के लोग हैं वो भी तो ज़रूरत है ना आपको, मिडल क्लास आपको चाहिए, इन एनी केस काम करने के लिए चाहिए, लेबर जो तो लोग वहाँ चाहिए काम ना। कर, हाँ, लेबर चाहिए आपको, बिल्कुल। तो इसलिए वो ऑफ कोर्स उसको किल नहीं कर सकते, एक बैलेंस रखना पड़ेगा। राइट, राइट, बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा-सा स्विच गियर करते हैं। अभी ये जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं न्यूयॉर्क में, और उसमें एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आया है कि भई एक जो है वो एक इमिग्रेंट ब्राउन बंदा जो है वो जीत के आया है, और फिर उसके बाद उसने काफ़ी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो अनाउंस की थी कि वो रेंट फ्रीज़ कर देगा, और वो जो है फ्री बसेस कर देगा लोगों के लिए वहाँ पे। तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा मार्केट पे कुछ सेक्टर्स में आया था। तो थोड़ा-सा बताओ कि तुमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो रीट्स के जो स्टॉक्स थे, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, और कमर्शियल जो रियल एस्टेट है वो इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि अगर वो फ्री में जो है चीज़ें बाँट रहा है, ख़ास तौर पे अगर ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहा है या फिर रेंट फ्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लो फॉर दोज़ इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर या फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो थोड़ा-सा बताओ कि तुम्हारी क्या इसमें ऑब्ज़र्वेशन है? हाँ, तो बेसिकली ममदानी, पूरा ज़ोहरान ममदानी नाम है ना, राइट? हुँ। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। रॉन्गली, ज़ोहरान ममदानी।
सो द गाय इज बेसिकली फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड, और इसके पेरेंट्स जो हैं वो युगांडा में रहते थे। फिर वो लोग कुछ अरसे के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, एंड देन दे मूव टू यूएस जिस वक्त उसकी अपनी एज 7 ईयर्स थी, और उसके बाद से वो वहीं पर है। तो काफ़ी लर्नड फैमिली है। इसकी मदर मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में काफ़ी फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है या समथिंग रिलेटेड टू इट। इसके फादर ने भी कुछ बुक्स भी लिखी हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम आई थिंक एमआईटी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या हार्वर्ड, समथिंग लाइक दैट। मैं पढ़ रहा था क्विकली तो मुझे नज़र आया था। लेकिन पॉइंट ये था कि जब अनाउंसमेंट हुई है डेमोक्रेट्स की तरफ से कि भाई वो जो पुराना इनका कंटेंडर था कुमो, एंड्रयू कुमो था आई एंड्रयू थिंक। एंड्रयू हाँ, कमो, हाँ। तो उसको जब इसने उसने कंसीड किया और इसने विन किया फॉर डेमोक्रेट कैंडिडेट, तो शॉक वेव आई है पूरे यूएस में, दुनिया में। इनफैक्ट एज एज वी नो कि लंदन में ऑलरेडी मेयर मुस्लिम है, और यहाँ पर भी एक मुस्लिम है, ही शिया मुस्लिम। तो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें अप्रीहेंशन शो कर रहे हैं। उसने ट्रम्प ने भी एक अजीब सी बात की थी, आई फॉरगॉट कि अजीब सा कुछ उसने बोला था उसको। सो हुँ, और पॉइंट ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये शॉर्ट टर्म के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट लेकर आती हैं। अब मैं तो किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं था जो कि इम्पैक्ट हुआ हो इसकी आने की वजह से, क्योंकि मैंने देखा था कुछ रीट्स जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स थी या इवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उनके अंदर उनके स्टॉक्स स्लम्प किए थे, 6 अप टू 6% भी स्लम्प किया, 8% भी स्लम्प किया कुछ कंपनीज ने। और ये शॉर्ट टर्म के अंदर नज़र आया, फिर अगले दिन फिर वो ऊपर चली गई थी। बट इन्वेस्टर्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें न्यूज़ बेसिस के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं, इट्स अब उसकी प्रोबेबिलिटी देखें ना। ये बंदा आ गया, इसने ये बोला है कि भाई मैं ग्रोसरी स्टोर गवर्नमेंट रन कर दूंगा, मैं बसेस को फ्री कर दूंगा, मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा। इन सारी चीज़ों की बोलने की वजह से जैसे ही ये मेयर कैंडिडेट अपीयर हो रहा है, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। बट अभी वो जीता नहीं है, और अगर वो जीत भी जाएगा एज अ मेयर, तो भी लेट्स से फॉरेन इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इट्स अप टू पीपल टू अंडरस्टैंड कि इतनी ड्रास्टिक चीज़ें इतने बड़े हुँ, कैपिटलिस्ट सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा। और मुश्किल फिर होगा। ऑफ कोर्स अगर आप हुँ, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने लोग फिर वहाँ से पैसे लेके भागेंगे। सो इट्स वो भी नॉट होगा, दैट ईज़ी। फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी वो बैक नहीं करेगी इसको, हाँ, बिकॉज़ सोशलिज़्म इज़ नॉट कंपैटिबल विद कैपिटलिज़्म। तो यूएस तो है ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और ख़ासतौर में न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ पे रहते ही कैपिटलिस्ट हैं। हुँ, तो फिर उसको जो बिज़नेस कम्युनिटी की सपोर्ट है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको हुँ, ग्राउंड लेवल पे लोगों की सपोर्ट मिल जाएगी जो बेचारे हाँ, मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हाँ, वो देखेंगे भाई ठीक है, मुझे फ्री में जो है बस मिल जाएगी, या फ्री में मुझे ग्रोसरी मिल जाएगी, या फिर मुझे जो है रेंट फ्रीज़ हो जाएगा, तो वो उनके लिए अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो फिर उसको बैक नहीं करेगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसी है। हुँ, बिल्कुल ऐसी है। सो इट्स फ्रॉम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, हो सकता है ही कम्स इनटू द पावर, बट एट द सेम टाइम जब वो पावर में आएगा तो उसको रियलिटीज़ भी समझ में आएँगी कि इतना आसान नहीं है। फिर टैक्स कलेक्शन हुँ, कैसे होगी? इतना बड़ा सिटी है, आपको चलाना है। हो सकता है, मतलब आई आई डोंट नो। आई हुँ, मीन वी आर ऑन अ वेरी अब मैं इसको ये भी नहीं कह सकता दिस टॉक इज़ अबव लाइक अबव आवर पे ग्रेड। हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है। जब आप पॉलिटिक्स के सर्कल में आते हैं और आप यूएस जैसे मुल्क की बात करते हैं, तो हम किसी खाते में नहीं आते। बट वी कैन जस्ट गिव एन आइडिया कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, मैं तो इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जब अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद जो स्टॉक्स ने अप एंड डाउन लिया है, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें जिस तरह की हो रही होती हैं, इट रियली मैटर्स इन लॉन्ग टर्म। सो अगेन लॉन्ग हुँ। टर्म के ऊपर देखना चाहिए। बिल्कुल। और ख़ैर रियल एस्टेट तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर काफ़ी लोगों का पैसा ऑलरेडी उसमें उसमें इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो अच्छा, अगर रियल वो एस्टेट इम्पैक्ट पे होता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो ख़ास तौर पे जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, अगर वो वहाँ पे जो है जाके रेंट फ्रीज़ कर देता है, या फिर उनका जो रेवेन्यू है वो किसी तरह से उस पे सीलिंग लिमिट ले आता है, देन वो फिर काफ़ी जो है इम्पैक्टफुल होगा ना बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात ये है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इवन एज़ लो एज़
लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं, वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, रियल एस्टेट पे रहते हुए मैं एक और न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं, और मैं थोड़ा-सा समझना भी चाह रहा था, क्योंकि यू आर बेस्ड इन कनाडा, तो वो थोड़ा-सा मुझे भी चीज़ों का आइडिया लेने के लिए कि चल क्या रहा है। क्योंकि कुछ वीडियोज़ अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कनाडा में कॉन्डो प्राइसेज़ को लेकर। और कॉन्डोज़ क्या होते हैं बेसिकली, वो मैं भी पूछता हूँ ताकि एक्सप्लेन अपार्टमेंट्स। भी कर दो उसको। हाँ, अपार्टमेंट्स। हुँ। सो कॉन्डो प्राइसेज़ की सिचुएशन क्या है? हाउसिंग प्राइसेज़ की कनाडा में सिचुएशन क्या है? कोई नया इमिग्रेंट जा रहा है तो उसको फ़ौरन ले लेना चाहिए घर, जैसे पहले के ज़माने में हमारे काफ़ी दोस्त गए और उन्होंने उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है, अगर उन्होंने पहले ईयर के अंदर ही अपना प्रॉपर्टी ले ली हो। लेकिन टाइम्स आर डिफरेंट नाउ, और आई थिंक इट्स नॉट द हुँ। सेम एडवाइस एनीबॉडी कैन गिव राइट नाउ कि आप जाते ही अपना घर ले लें, बगैर ये देखे कि आपकी क्या कैश फ्लो है या क्या किस तरह से सिनेरियो बनता है। तो व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ इन कनाडा फॉर द रियल एस्टेट? सिचुएशन तो काफ़ी बैड है, क्योंकि जो कैनेडियन रियल एस्टेट 2022 में एकदम से जो एक्सपोनेंशियली ऊपर गई थी, तो वो वहाँ से क्रैश हुई है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम अक्रॉस द कंट्री देखते हैं, तो तकरीबन 30% ड्रॉप हो चुकी है अब तक इन रियल टर्म्स। यानी कि अगर आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, तो पीक से 30% ऑन एवरेज प्राइस नीचे आ चुकी हैं। और फिर अभी भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी वजह से हमें लगता है कि वो मार्केट अभी भी ऐसे ही रहेगी, ऊपर तो नहीं जाने वाली जब तक कि ये सारी चीज़ें सिचुएशन जो है ये सेटल नहीं हो जाती। अच्छा, कॉन्डोज़ का तुमने पूछा। कॉन्डोज़ बेसिकली कहते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स को। जिस तरह अपार्टमेंट्स होते हैं दुबई में या पाकिस्तान में, तो यहाँ पे उनको कहते हैं कॉन्डोमिनियम्स। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको कॉन्डोज़ कहते हैं। तो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ लास्ट 10 ईयर्स की, तो लास्ट 10 ईयर्स में जीटीए में, टोरंटो के एरिया में जो कॉन्डो प्रोजेक्ट्स बनते थे, वो बनते थे इन्वेस्टर फोकस्ड। यानी कि बहुत छोटे होते थे, 500 स्क्वायर फुट, 400 स्क्वायर फुट, इस तरह के छोटे अपार्टमेंट्स होते थे। और वो बनाए ही इसलिए जाते थे कि भाई वो इन्वेस्टर को सेल करें। और इन्वेस्टर सेल करते थे उसको फ्लिप करने के लिए। वो क्या करते थे कि जिस तरह ऑफ प्लान होता है ना दुबई में, तो यहाँ पे उसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। तो आप कंस्ट्रक्शन के फेज़ में, बुकिंग में आपने बुक कर लिया, ठीक है। उसको 4 साल 5 साल लगे कंप्लीशन होने में। बहुत से लोग जो है वो उसको कंप्लीशन से पहले ही जो है ना उसको सेल कर देते थे। उसको कहते हैं असाइनमेंट क्लॉज। असाइनमेंट क्लॉज होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असाइन कर दिया किसी दूसरे बायर को, अपना प्रॉफिट रख के। तो दूसरा बायर उसको लेके फिर कंप्लीशन के बाद या तो उसको रेंट आउट कर दे या फिर उसको दोबारा बेच दे। तो इस तरह से पैसा बनता था। अब वो जो और सारा का सारा जो गेम था वो था इन्वेस्टर इन्फ्लक्स के ऊपर। जो चाइना से, हांगकांग से जो इन्वेस्टर्स आते थे पैसा लेके, उनको कहीं ना कहीं पैसा पार्क करना होता था। क्योंकि हांगकांग से बहुत से जो ना रिच लोग निकले थे चाइना से, जब वहाँ पे थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज शुरू हो गए थे। तो वैंकूवर में बहुत से चाइनीज़ आए थे, टोरंटो में बहुत से चाइनीज़ आए थे, फिर मिडल ईस्ट से काफ़ी जो वेल्दी लोग थे जो वहाँ से निकल के सीरिया वगैरह से आ रहे थे, दे हैड मनी। उनको कहीं ना कहीं पैसा जो है पार करना था। तो रियल स्टेट बिकम लाइक एन इंजन फॉर दोज इमिग्रेंट्स। अब हमने देखा है कि 2-3 फैक्टर्स आए। एक तो ये कि जो इन्फ्लक्स था रिच इमिग्रेंट्स का, वो अब स्लो हो गया कनाडा में। ठीक है, हांगकांग से की सिचुएशन अब बेहतर हो गई है, वहाँ से चाइनीज़ नहीं आ रहे। फिर जो कनाडा और चाइना का जो पॉलिटिकल जो फ्यूड है, उसकी वजह से चाइनीज़ ने अब आना बंद कर दिया। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स आते थे चाइना से, वो अब बहुत कम हो गए। फिर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो वहाँ से जिन लोगों ने निकलना था वो निकल गए। अब वो भी जो इन्फ्लक्स है वो भी कम हो गया। तो जो इन्फ्लक्स था ना फॉरेन कैपिटल का, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाई डाउन हो रहा है। फिर इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इतनी अच्छी है नहीं कि लोग जो है वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाएँ। और फिर इतनी तादाद में उन्होंने वो कॉन्डोज बनाए हैं ना, अब वो कंप्लीट हो रहे हैं। यानी कि सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में कि वो भरे हुए हैं मार्केट में और कोई उनको खरीदने वाला नहीं है। तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो प्राइस जो है वो बहुत एग्रेसिवली नीचे जा रही है, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में वो यूनिट्स बन चुके हैं। अब उनको खरीदने वाला कोई है नहीं, और जो खरीदने वाला है भी वो उतना प्राइस नहीं पे कर सकता जितना कि वो मांग रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो दैट इज़ क्रिएटिंग लाइक अ कोलैप्स फॉर कॉन्डो मार्केट। तो आई थिंक जो फोरकास्ट है वो यही है कि अगले 2-3 साल तक ये मार्केट ऐसी ही रहेगी, उसके बाद जाके शायद दोबारा से ऊपर की तरफ जाए।
अच्छा कॉन्डोज़ में अगर मैं बात करूँ ना पहले छोटा सा एक ऐड अप कर दूँ इसके अंदर, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में इंडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा था, खुद पाकिस्तान को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और इसी तरह से दुबई को एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि जो कॉन्डोज़ होते हैं, जिसे कॉन्डोज़ कहते हैं या फिर अपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी जो प्राइसेज़ होती हैं, वो अच्छे टाइम में तो ऊपर जा रही होती हैं, बट एक नॉर्मल डे टाइम के अंदर वो स्टैग्नेंट रहती हैं, इनफैक्ट नीचे चली जाती हैं। दुबई में मैंने देखा है कि पाकिस्तान में नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के हुँ। अंदर क्योंकि इन्फ्लेशन होती है तो वो ऑफ कोर्स एक ख़ास लेवल पे तो सस्टेन हाँ, करती हैं प्राइसेज़। और पाकिस्तान में बट ऑर्गेनिक डिमांड भी है ना। हाँ, बिल्कुल। हुँ, लेकिन दुबई में मैंने देखा है एक तो सप्लाई बहुत अच्छी आती है। तो दुबई में मैंने देखा है कि जो आपके अपार्टमेंट की प्राइसेज़ हैं, वो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगती हैं। अनलेस एंड अंटिल कोई डेवलपर बहुत ही ज़बरदस्त हो और या उसका कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एमेनिटीज़ हो या बहुत ही हुँ, यूनिक सी लोकेशन हो। अदरवाइज़ प्राइसेज़ नीचे जाती हैं। लेकिन हाँ, विलाज़ और टाउन हाउसेज़ के अंदर प्राइसेज़ नॉर्मली जनरली देखा जाए तो ऊपर जाती हैं। कनाडा में भी आई थिंक इसी तरह से है। अगर नीचे हुँ, जा भी रही हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी नीचे जाएँगी लेट्स से अपार्टमेंट्स की ज़्यादा जाएँगी नीचे और विलास की उस तरह से नीचे नहीं जाएँगी। एक ऐसा क्वेश्चन ही है। मेरा ये है हुँ, कि मैंने दुबई में देखा है, कुछ लोग होते हैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी कि उनको रिकमेंड उनकी उनकी इस माइंडसेट में ये होता है कि भई हमको लेना ही घर है, छत वाला घर चाहिए या हमें विला चाहिए या हमें टाउन हाउस चाहिए, हमें अपार्टमेंट में नहीं रहना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भई अपार्टमेंट में ही रहना है और मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जिनको मैं कहता हूँ मुझे अपार्टमेंट में ही रहना है और उसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। बट कनाडा में ऐसा क्या रीज़न है कि लोग जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं घर को। मैंने जितने लोगों को देखा है वो घर को ही प्रेफ़र करते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने खुद भी देखा है अपने जानने वालों में कि वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। ऑल्दो कि जब आपके पास एक सप्लाई इन्फ्लक्स आ रहा है और आपको प्राइस का पॉइंट अच्छा मिल रहा है तो आपको शेल्टर चाहिए ना, शेल्टर तो आपके अपार्टमेंट में मिल रहा है आपको अच्छी तरह से। हुँ, बल्कि कुछ चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही हैं जैसे स्नो आपको नहीं हटाना पड़ेगी अपने ड्राइववे से। आप यू यू हैव योर ओन स्पेस इन दैट सेंस। तो क्यों इस तरह से होता है कि लोग वहाँ पर अपार्टमेंट को वो नहीं करते लाइक हाँ, ये प्रेफर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो तुमने बात की ना कि कॉन्डो की जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो उतनी नहीं होती जितने की घरों की होती है। तो ये तो फैक्टर यहाँ पे है और उसकी वजह ये है कि कॉन्डोज़ के अंदर एक तो आपने टैक्स भी देना है, प्रॉपर्टी टैक्स, और आपने मेंटेनेंस फ़ीस भी देनी है। यानी कि मेंटेनेंस फ़ी अगर न्यू बिल्डिंग है तो $400 से $500 पर मंथ होगी। लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग है तो वो 1000-1100 तक भी चली जाती है पर मंथ, सिर्फ मेंटेनेंस। ठीक है? जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उतना उसका मेंटेनेंस जो है वो चार्जेस हाई होंगे। और उसमें कवर क्या होता है, उसमें वही स्नो रिमूवल, जो कॉमन एरियाज होते हैं उनकी मेंटेनेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, ये चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ आई थिंक बिल्डिंग में शायद वाटर कवर होता है, वाटर का बिल कवर होता है, कुछ में हीटिंग भी कवर होती है। ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग। तो एक तो ये लोग देखते हैं कि यार मेरा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ जाएगा कॉन्डो में सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स भी दूं और मैं मेंटेनेंस भी दूं, और फिर उसके अलावा जो है वो जो एप्रिसिएशन है वो भी नहीं हो रही। तो क्योंकि नेट, एप्रिसिएशन नॉर्मली लैंड की होती है ना, आपकी हाँ कंस्ट्रक्शन तो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, तो आपका बिल्कुल, घर लैंड की अगर होती है। है, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ हम्म, एग्जैक्टली। तो लैंड तो आपके पास है नहीं, तो आपके पास हम्म, सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप हम्म, उसको कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो लोगों के जहन में ये होता है कि यार इसने तो अब इतना अप्रिशिएट नहीं होना। हम्म, तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। ऑफ कोर्स अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठाते हैं, चाहे वो टाउन हाउस हो या सेमी डिटैच हो या डिटैच्ड हो, तो ऑफ कोर्स आप लैंड मोस्ट केसेस में आप ओन करते हैं। लैंड हम्म, आपकी है तो लैंड ऑफ कोर्स अप्रिशिएट होगी। फिर आपके पास अपनी स्पेस होती है, आप अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल स्नो रिमूवल है या फिर जो गार्डनिंग है उसको आपने टेक केयर करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर अगर किसी की फैमिली ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली वो फिर जाते हैं घर की तरफ, चाहे वो टाउन हाउस हो या डिटैच्ड हो, क्योंकि अगर आपने लेट्स से अगर आपने शुरू में स्टार्ट किया, आपका एक बच्चा है, देन यू कैन परहैप्स लिव इन कॉन्डो। लेकिन जैसे जैसे अगर आपकी फैमिली ग्रो करती है, एक से बाद 2 या 3 बच्चे होते हैं, या कुछ लोगों के गेस्ट भी आ रहे होते हैं पाकिस्तान से या यूएस से, तो दे नीड स्पेस। तो हम्म, वो सब चीज़ें देख के फिर लोग प्रेफर करते हैं कि यार अगर आपने पैसा खर्च करना भी है, लेट्स बाय टाउन हाउस और सेमी डिटैच, ताकि फिर हम लॉन्ग टर्म उसमें जो है अपना टाइम गुजारें। हम्म, राइट। हाँ, मेक सेंस। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि एक पॉइंट मेरे एंड से जो हम लोग एज अ फैमिली वी ऑलवेज प्रेफर्ड अपार्टमेंट व्हाइल लिविंग इन दुबई। अदरवाइज हम पाकिस्तान में तो घर में ही रहते हैं, बट व्हाइल लिविंग इन दुबई जो हमें सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा लगता है अपार्टमेंट के अंदर, वो ये कि हमको हर चीज़ एक ही फ्लोर पे मिलती है। जबकि विलाज एंड टाउन हाउसेस के अंदर कितने भी बड़े मैंने बहुत बड़े अपार्टमेंट और सॉरी टाउन हाउसेस और विलाज देखे हैं, हम्म, बट इन एनी केस आपको 2 फ्लोर्स में ही मिलेगा
सिनेरियो, यानी कि ऊपर के जो फ्लोर होगा बेडरूम होगा, नीचे वाले फ्लोर्स के अंदर शायद 1 बेडरूम हो जाए या मैक्सिमम 2 बेडरूम हो जाए, अदरवाइज़ लिविंग एरिया, किचन वगैरह होगा, तो आपको ऊपर-नीचे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। जो बिल्कुल। स्मॉल फैमिली होती है उसको हमें प्रॉब्लम थी जब छोटे बच्चे थे कि भाई नहीं, हमें बच्चों के सामने रहना है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच ये इज़ बहुत बड़ा कंसर्न है और जिनके बच्चे ख़ास तौर पे उस एज में होते हैं कि जब वो बड़े हो रहे हैं, तो आपने अगर उन पे नज़र रखनी है, तो इट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सामने बच्चे रहें हर वक़्त। तो हाँ। ये तो है, बिल्कुल। कुछ फैमिलीज़ का ये कंसर्न होता है कि भई हमने चाहे हमारे जितनी मुश्किल हो, हमने रहना कॉन्डो में ही है। हाँ, तो बिल्कुल वो हुँ। फिर प्रेफ़रेंस की बात भी होती है। हाँ, और सो फिर ईज़ ऑफ लाइफ़ भी हो जाती है ना कि ज़्यादातर कॉन्डोज़ में जो है आपको नीचे ही आपको सारी शॉप्स मिल जाती हाँ, हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हाँ, आपको मेट्रो मिल एग्ज़ैक्टली, जाता है या वॉकिंग डिस्टेंस पे एग्ज़ैक्टली। आपको जो है स्टोर मिल जाता है जहाँ से आप ग्रोसरी कर सकते हैं। तो आपको एज़ सच गाड़ी में ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और ये दुबई में तो एक ये भी आपको फैक्टर फ़ोन पे होता है। ऑन ऑन फ़ोन कॉल होती है ना हर चीज़। आप नीचे जो ग्रोसरी शॉप होगी उसको कॉल करें, वो वैसे ही बेचारा लेकर आ जाएगा। पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में भी इतना नहीं होता होगा जितना दुबई में अ, फ़ायदा है आपको। आप जो कॉल करेंगे वो अच्छा। बंदा उसी वक़्त लेके आ जाएगा। सो आपको अगर ग्रोसरी नहीं भी है तब भी आप 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, ही इज़ हुँ, हैप्पी टू। ऑफ़ कोर्स वो थोड़ा प्रीमियम होता है उसका चार्ज, बट दे आर हैप्पी टू सर्व यू। राइट। अभी तो हमारे एक मेरी हाँ, वाइफ़ के कज़न हैं, उन्होंने एक जगह कॉन्डो में वो मिसिसागा में ही है, ब्रांड न्यू कॉन्डो, वहाँ पे उन्होंने अपना मूव किया है। तो उनके कॉन्डो के नीचे ही एक सुपर स्टोर बना हुआ है। हुँ, तो वो उनकी ग्रोसरी बस ऐसी होती है कि अच्छा भाई क्या दूध चाहिए, दही चाहिए, मैं जाता हूँ नीचे लिफ्ट से जाके लेके आ हाँ, जाता हूँ। हाँ। तो इस तरह से लोगों के लिए ना जबकि घर में ये जो आप ये नहीं ईज़ सोच ऑफ लाइफ़ सकते। है हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो जो हाँ। ईज़ ऑफ लाइफ़ का जो एक फीलिंग है ना, वो आपको फिर कॉन्डो में मिलता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं, तो अगर आप अपार्टमेंट्स के अंदर हैं तो मुझे फ़ील होता है कि जो कितने भी आपके विलाज़ मॉडर्न बन जाएँ, फ़िलहाल दुबई में जो हीट होती है, अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे तो आपको हीट डायरेक्ट आएगी। आप और पक उसमें जाएँगे। इंसुलेशन भी होती है, सब कुछ होता है, बट हाँ, स्टिल आपका बिल जो होगा वो मैंने ये देखा है कि ज़्यादा होता है विलाज़ का कंपेयर टू एन अपार्टमेंट। चेंज हो सकता है इसके अंदर, कुछ बिल्डिंग्स का भी डिफरेंट होता है, आपकी बिल्डिंग की कंपोज़िशन हुँ, का भी डिफरेंस आ सकता है, बट इट्स समथिंग दैट पीपल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन। कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कोर्स हैं, बट एज़ एन इन्वेस्टमेंट मैंने ये देखा है कि विलास और टाउन हाउसेस का अगर आप स्ट्रैटेजिकली आप उसको ले लें, तो इन जनरल थोड़ा बेहतर उनका एप्रिसिएशन के चांसेस होते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो यही चीज़ मैंने कनाडा में भी मतलब पूछनी थी कि फिर वहाँ पर टाउन हाउसेस में ज़्यादा डिप्रिसिएशन आई है या प्राइस डिप आई है कंपेयर टू। नहीं, एज़ कम्पेयर टू कॉन्डो नहीं, क्योंकि कॉन्डो एक तो कॉन्डो की सप्लाई बहुत है ना। ओके। क्योंकि आपने सप्लाई देखनी है कि अब यही मेरे ख्याल में एक डायनामिक्स दुबई में भी है कि दुबई में भी ज़्यादातर जो बनते हैं यूनिट्स वो कॉन्डोज अपार्टमेंट बनते हैं ना हुँ, एज़ हुँ। कम्पेयर टू जो विलास हैं जो टाउन हाँ, हाउसेज वो कम बनते हैं। ये तो बात ऑफ मैं कोर्स अभी एक सप्लाई इंग्लिश डिमांड का जो इंग फैक्टर है वो अभी तो मैंने रहेगा। इंग्लिश पॉडकास्ट की है, एक तामिल होता है यहाँ पर, उसके साथ तो उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई, मुझे नहीं पता थी, कि दुबई में जो रेशियो है बिटवीन अपार्टमेंट्स एंड विलास, वो बनता है 85% टू 15%। हुँ, यानी कि 85% अपार्टमेंट्स हैं, 15% अपार्टमेंट्स। विलास हैं। और उसने शायद म्यूनिख की बात की थी या बर्लिन की बात की थी, जर्मन किसी सिटी की बात की थी, वहाँ पर 95% हाई राइज़ हैं और 5% वो हैं विलास। तो स्कार्सिटी का एलिमेंट आ गया ना, हाँ, तो जो चीज़ स्कार्स होगी वो तो हमेशा जो है वो एप्रिशिएट करेगी। हाँ, आई डोंट नो कि हुँ। टोरंटो में क्या इसका फिगर होगा, बट येस, दिस इज़ समथिंग हाँ, व्हिच इधर इज़। भी ऐसा ही है, शायद 5 ना हो, लेकिन मेरे हुँ, ख़्याल में मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं अगर गेस करूँ तो शायद 80-20 होगा। हुँ, राइट। अच्छा, तो वो जो 80-20 होगा। स्कार्सिटी का एलिमेंट है, हाँ, 80-20 यानी कि 80% अपार्टमेंट्स एंड 20%। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, ओके, क्योंकि ओके, यहाँ पे ओके, भी रिसेंट जो अगर हम लास्ट 10 इयर्स को देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना हाई राइज़ कॉन्डोज़ बने हैं। ओके। तो इनको जो जो लो राइज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंगल फैमिली होम्स। तो सिंगल फैमिली होम्स जो हैं, वो हमेशा से स्कार्स ही रहे हैं। उनकी हुँ, सप्लाई हमेशा से जो है ना कंस्ट्रेंट ही रही है, कंपेयर टू जो पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपकी हुँ, पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन हर साल बढ़ रही है, यानी कि 1 मिलियन लोग आ रहे हैं बाहर से रहने के लिए, तो आपको उस हिसाब से हाउसिंग जो सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने हुँ। क्या किया था, वो दबा के उन्होंने 1 बेडरूम स्टूडियो जो है बनाना शुरू कर दिए कॉन्डोज़, जो कि इन्वेस्टर फ़ोकस होते थे। लेकिन जो सिंगल फैमिली होम्स होते थे, टाउन हाउसेज़, सेमी डिटैच, वो उस तेज़ी से नहीं बने। तो वो जो सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट है वो अभी भी है यहाँ पे। तो जो हुँ, स्कार्सिटी का एलिमेंट है सिंगल फैमिली होम में, वो फिर प्राइस बढ़ाता है ना। तो वही हुँ। चीज़ दुबई में भी है कि जितना सप्लाई कम होगी किसी यूनिट की, ऑफ कोर्स उसकी प्राइस जो है हमेशा से एप्रिशिएट करेगी। लेकिन अगर कॉन्डोज़ को देखते हैं या अपार्टमेंट देखते हैं, वो तो बेतहाशा बन रहे हैं। हाँ, बट उसमें यही है कि यहाँ पर जो एक एलिमेंट है सप्लाई का, वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। कनाडा में ये है कि वहाँ पर सप्लाई इतने आराम से नहीं आती है, उसमें टाइम लगता हुँ, है। बट यहाँ पर अगर हाँ, इन्होंने सोच लिया कि भाई नहीं, सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, तो फिर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, और वो हुँ। रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि आपको ज़्यादातर टाइम नहीं लगता उसमें रूल आउट करने के अंदर।
राइट, राइट। सही। चलो फिर हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये जो दुबई वालों ने नया एक रेगुलेशन निकाली है फिनफ्लुएंसर्स के लिए कि भाई अगर आपने फाइनेंशियल कंटेंट बनाना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो थोड़ा सा बताओ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक लाइसेंस लेने का वो कैसा रहा है, और क्या उनके पीछे इसकी क्या वजह है कि वो क्यों उन्होंने ये, क्योंकि उन्होंने फ़ीस तो चार्ज नहीं की ना, वो फ्री ऑफ चार्ज था। तो क्या इसके पीछे रीज़न था? तो यार ये जब ये न्यूज़ आई थी तो मैं तो थोड़ा-सा परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा जो इश्यू था इसके अंदर वो ये कि अच्छी बात है रेगुलेशन, बट जो सबसे बड़ा इश्यू मेरे दिमाग में आ रहा था इनकी, क्योंकि जब शुरू में कोई चीज़ रोल आउट होती है तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स में सीएफए, सीपीए इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आ रही थी। तो मैं तो जो है ना, आई वाज़ फ्रीक्ड आउट कि मैंने कहा भाई ये तो कोई सर्टिफ़िकेशन ना करनी पड़े इसकी खतरनाक वाली हुँ, फाइनेंस की। जबकि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसके अंदर कोई भी ऐसा वो डीप डाउन फाइनेंस नहीं है। ये तो बहुत जनरल चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। और फिर जो लोग क्रिप्टो के अंदर अगर बात कर रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें करते हैं उन वो तो कहीं से भी सीएफएसी फीस नहीं हो सकते। तो ये तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चीज़ रहती तो मैं तो नहीं ले सकता था। बट इवेंचुअली हुआ ये था कि उन्होंने एक लंबा सा एक फॉर्म दिया था। उस फॉर्म में सारी चीज़ें फिल करने को बोला था कि आप फिल कर दें, एक-एक चीज़ छोड़ें कुछ भी नहीं। और अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं पता तो आप उसमें लिख दें कि क्यों नहीं पता और व्हाट इज़ द रीज़न। और प्लस ये कि कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे थे उन्होंने जिसके अंदर अगर आपने कोई पब्लिक अपीयरेंस की है तो वो, और दैट हेल्प्ड मी बिकॉज़ मैंने कुछ पब्लिक अपीयरेंस की थी, कुछ ब्रांड्स के साथ की थी। तो वो उन्होंने, और फिर उन ब्रांड्स ने एंडोर्स किया हुआ था मुझको थ्रू माय एंडोर्समेंट, मेरी अपनी एंडोर्समेंट भी हो रही थी कि उन्होंने, बड़ी ब्रांड ने मुझे एंडोर्स किया हुआ है कि हाँ, इन्होंने मुझको अगर ब्रांड के लिए बात करने के लिए कहा हुआ है, तो इट मीन्स कि मैं किसी लेवल के ऊपर हूँ जब भी उन्होंने मुझे कहा हुआ है, तो वो एंडोर्समेंट्स हुँ, भी थी। प्लस ये कि फिर ऑफ कोर्स छोटी-मोटी चीज़ें जैसे पुलिस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इन्होंने माँगी थी। आप डिफ़ॉल्टेड नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी आपकी जो बैंकिंग हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। वो मैंने थ्रू आउट तकरीबन 1 हफ्ता लगा मुझे वो सारी चीज़ें गैदर करने में, वो एक एप्लीकेशन बनाने में। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो-जो हैं वो उनको देने थे, तो वो मैंने सारे अकाउंट्स दिए थे। उन पे किस तरह का कंटेंट है वो सारी चीज़ें। सो द ओनली पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो यही था कि कहीं वो सर्टिफ़िकेशन कोई ना माँग ले। तो गुड थिंग इज़ दैट उन्होंने मुझसे कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं माँगी। बाकी चीज़ें मैंने उनको प्रोवाइड की। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम 1000 से ऊपर के फॉलोअर्स हों। सो व्हिच मीन्स कि आप एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हैं किसी भी तरह के। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे ही बंदा जाके माँगने शुरू कर दे कि भाई चाहिए जो अभी मुझको, स्टार्ट कर रहा हो। जो हाँ, अभी स्टार्ट कर रहा हो तो उसकी ज़रूरत भी शायद ना हो और वो उसको शायद ना दें। तो वो उसी को दे रहे हैं जो जिसकी कुछ ना कुछ सेइंग है कहीं न कहीं। सो दैट इज़ गुड। क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी? मेरे ख्याल से इसलिए कि आजकल को, यार कैन यू इमेजिन, अब यहाँ ये बहुत बड़ा मसला आ गया है। फेसबुक स्क्रॉल करो, शेख मोहम्मद साहब आके मुझे बोल रहे होंगे कि भाई इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैंने कहा, "अबे भाई यार ये क्या कर रहे हैं?" एआई हाँ। जनरेटेड उनकी वीडियो है। और फिर शेख मोहम्मद नहीं, फिर मुझको वो प्रॉफ जी नज़र आता है। फिर मुझको ये फ्रेंड्स के अंदर जो एक बंदा कैथी जो था, वुड्स। हाँ, कैथी हाँ, वुड्स नज़र आती है, हाँ। इसके हाँ। अलावा भी और बहुत सा इलॉन मस्क नज़र आता है कि भाई उनकी एआई जनरेटेड और वीडियो नज़र आ रही है और वो कह रहा है कि भाई इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आपका फ़ायदा होगा। अब जब आपको इतने इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं, तो आप जो नॉर्मल लोग हैं, वो उस पे फ़ॉल कर वो सकते हैं। क्लिक करते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरे ख़्याल से, अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंसर थिंग, जो कि आपको रेगुलेशंस तो लाज़मी चाहिए हुँ, इन इस डोमेन के अंदर, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी फ़ॉल कर जाते हैं और अपने पैसे डुबोते हैं फिर उसके बाद। सो आई बिल्कुल। थिंक दिस इज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। हाँ, ये तो ख़ैर तुमने बहुत बड़े-बड़े नाम लिए। इवन हम जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, उनकी जो फेक प्रोफाइल्स आ जाती हैं और बॉट्स हाँ। बन जाते हैं, और फिर वो जो है लोगों को मैसेज करके कहते हैं कि अच्छा भाई इस स्कीम में पैसा डालो, तुम्हें जो है प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ये तो बहुत कॉमन हो रहा है। तो अच्छा, एक एक तो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं ऑफ़िस हुँ, गया तो ऑफ़िस जाता हूँ तो एक मेरे जानने वाला, मेरा डायरेक्ट मैनेजर तो नहीं है, लेकिन वो सीनियर मैनेजर है एक डिपार्टमेंट का, तो वो मुझे मेरे पास आता है। कभी भी उसने मुझसे यूट्यूब की बात नहीं की, इजिप्शियन है वो। तो कभी उसने मुझसे यूट्यूब की बात नहीं की, कोई उसको पता है कि मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, लेकिन ऐसा जो उसने कभी मुझसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया। एक दिन मेरे पास आता है, कहता है कि इज़ दिस यू? मुझे फ़ोन पे दिखाता है। मैंने कहा हाँ, दैट इज़ माय पिक्चर। मेरी थंबनेल भी थी एक, और वो मैंने कहा हाँ, दैट्स मी। कहता है ये मुझे जो है ना, मैं ब्राउज़ कर रहा था एक इजिप्शियन वेबसाइट, और उस वेबसाइट के ऊपर ये तस्वीर आई थी और उस पे क्लिक करने को बोला गया कि भाई क्लिक करो और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन, बेसिकली मुझे पता है कि कुछ स्टॉक्स यहाँ पर इस तरह के हैं जिनको आप जिनकी बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेट्स से फेमस होते हैं और लोग क्लिक करते हैं उनके ऊपर। तो वो हुँ, ही वही थंबनेल लेकर लोगों ने ऐड बनाया हुआ था उसका और उस पे क्लिक करवा रहे थे और ऑफ कोर्स वो किसी ऐप पे जा रहा था। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर हाँ। सकता हूँ इसका? सो द इवन एट दिस लेवल जब इस तरह की सिचुएशन आई हुई है आजकल, तो ये मेरे ख्याल से रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे फिर ये तो एक तो ये भी है ना कि आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, और फिर ये भी नहीं पता ना कि
कोई अगर फ्रॉड कर भी दे और वो आपके ऊपर पड़ जाए, हुँ, आप प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ। मैं नहीं हूँ ये? और यार अब तो एआई की जो वीडियोज़ हैं, वो तो बिल्कुल लगेगा सामने बताएगा कि भाई ये तो आपके ही वीडियो है, आपने ही बोला था। बिल्कुल। और ये भी नहीं कह सकते कि मेरे चैनल पे दिखा दें, मेरे चैनल पे नहीं था तो कहेंगे भाई आपने डिलीट कर दी होगी। सो इट कैन हाँ, बी एनीथिंग, इट्स वेरी डेंजरस। एग्ज़ैक्टली, ये थोड़ा-सा स्केरी है क्योंकि इसके दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। हुँ, यानी कि जो इविल माइंड लोग हैं वो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो करना हुँ, चाहें, और हुँ। लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो रेगुलेशंस ऑफ कोर्स इसमें चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट रेगुलेशन इसीलिए अगर आप उसको वाइल्ड वेस्ट छोड़ दें तो फिर तो हाँ, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपकी पर्सनल ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपने पर्सनल ब्रांड बनाई भी है, बार-बार आपने बताया हुआ है अपने बारे में, लोगों को पता है, तो लोग मुझसे कितनी दफ़ा डिस्कॉर्ड पे पूछते हैं, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछते हैं, इनफैक्ट वो टिकटॉक के ऊपर आ जाते हैं कभी-कभी कमेंट्स कि भाई ये आपकी प्रोफाइल है, मल्टीपल नामों से प्रोफाइल बनी हुई है। मैंने पिन्ड पोस्ट भी डाली हुई है अपने हर चैनल के ऊपर कि भाई ये मेरी प्रोफाइल्स हैं, इसके थ्रू अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो वो मेरा है, अदरवाइज़ मेरा और कोई कंटेंट नहीं है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू जज डायरेक्टली, किसी लेमैन को नए भी बहुत बंदे को नहीं मुश्किल होता पता है। ना। हाँ, हाँ, अगर लेमैन को कोई नहीं नया पता। बंदा आपके चैनल पे आ रहा है और एकदम से उसको फेक प्रोफाइल नज़र आती है तो वो तो बिलीव कर लेगा ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ये तो चलो यार, हमने सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं, तो कोई लास्ट पॉइंट ज़हन में है तुम्हारे बिफोर वी रैप नहीं अप? यार, आई थिंक वी आर डन विद द पॉइंट्स, और आई होप कि लोगों को समझ में आ जाए। और ये फेक प्रोफाइल से रिलेटेड बात मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ, बट अगर कोई फॉल करना चाहता है इस चीज़ के अंदर तो कर जाए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी दिमाग को जो है ना खोल के ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप पैसा ना लगाएँ जिसमें आपका कुछ पता ना हो। अपनी हुँ, ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन आपने खुद करनी है, किसी पे ट्रस्ट ना कीजिए। और अगर हम भी आपको कुछ कहते हैं तो प्लीज़ उस पे भी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए। हमारी बात पे जो है यकीन करके किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में या स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपने खुद उसको प्रोटेक्ट करना है। हम सिर्फ आपको एजुकेशन देते हैं, हम कभी भी आपको इन्फोर्स नहीं करेंगे कि आप जो है किसी स्कीम में पैसा डालें या किसी कॉइन में पैसा डालें। ये आपको बहुत सारे फ्रॉडलेंट एड्स आपको उस तरह से नज़र आएँगे, और ऑफ कोर्स उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम सिर्फ एजुकेट ही कर सकते हैं, तो लेकिन आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी रखनी है। तो थैंक यू वली यार, बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक तो ट्रैवल का स्केड्यूल था, उसमें भी तुमने टाइम निकाला, तो थैंक्स वेरी मच। और ऑडियंस प्लीज़ कमेंट्स में हमें हमसे क्वेश्चन कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। वी विल डेफिनिटली टेक योर फीडबैक इनटू कंसिडरेशन। तो चलो इंशाल्लाह यार, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं आपसे। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, बाय। ओके, बाय।